हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 भूगोल यानी जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। अभी से इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो। पहला जो है हमारा काम, बहुविकल्पीय प्रश्न से सारे क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये आपका 8 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न को, सारे एक एक क्वेश्चन को बताते रहेंगे। तो देखिए स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न क्या है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। क्या है जो पहला प्रश्न पूछा गया है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी है। चार विकल्प है, किन्हीं एक भारत की जो है 2011 की जो जनगणना हुई थी, इसमें जनसंख्या एक है। तो बताइए स्टूडेंट, यदि आपको पता है सारे क्वेश्चंस का आंसर स्टूडेंट, आप हमें लास्ट में बताइएगा कि सर हमारा इतने में से हमारा इतना सही गया। में से आपका घा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 121 करोड़ हो जाएगा। 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार थी, याद रखना है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी जो क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी से लिया गया है, यानी जो खंड खा है उससे लिया गया है जियोग्राफी के। तो निम्नलिखित में से जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा जो धार्मिक है वो आपका मुस्लिम हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम जो है ये दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर गा हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस का आंसर आप हमें लास्ट में जरूर बताइएगा स्टूडेंट। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यह है, घनत्व सर्वाधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व जो है सर्वाधिक है, किस राज्य में है। तो ये भी काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन है, मैं बता दूं। इनमें से सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है उसमें तो आपका बिहार हो जाएगा, लेकिन बुक में कुछ अलग ही दिया हुआ है। तो बुक में यहाँ पर दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, तो इनमें आपका गा सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश के हिसाब से। यदि आपका इन सभी प्रश्नों का उत्तर आता है, यानी तीसरे प्रश्न का उत्तर कोई सटीक आता है, तो आप हमें जरूर बताइएगा। नहीं तो इसमें तो हमारा उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा तीसरे प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट। चौथा प्रश्न क्या है हमारा, 4 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। चौथा प्रश्न है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो इसमें आपका क्या है, जो धारा है पुरुष प्रधान की बात हो रही है, तो ग्रामीण से नगरीय है या नगरीय से ग्रामीण या नगरीय से ग्रामीण या नगरीय से नगरीय। तो यहाँ पर ग्रामीण से नगरीय जो हो जाएगा आपका गा नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि क्या है पुरुष प्रधान है। जो ग्राम के लोग होते हैं वो नगरीय में जाकर बस जाते हैं। नगरीय में जाते हैं पैसा कमाने के लिए, क्या होता है मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए, वहाँ बिजनेस बनाने के लिए। तो ग्रामीण से नगरीय में जाते हैं, जो कि क्या है पुरुष प्रधान है, ये आपको याद रखना है। चौथे का आपका गा सही विकल्प हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ब्रैकेट में आपका यूएनडीपी द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया। चार विकल्प है, इनमें से आपका एक सही विकल्प हो जाएगा। सारे को आप कैलकुलेट करते चलिएगा, लास्ट में आप हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि इतना हमारा सही गया। इतना जब आप बताते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप इतनी तो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका भी टारगेट है बोर्ड एग्जाम में 70 में या 65 लाना, 70 में 69 लाना। तो आप जरूर लेकर आएंगे, बस मेहनत कीजिए और अपने टारगेट पर ही डटे रहिए। मेहनत कीजिए, डटे रहिए, दिन रात मेहनत कीजिए, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है, इसी में आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करना है। तो पांचवा जो प्रश्न है, इनमें से आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा बताइएगा। इनमें से आपका वर्ष 1990 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा का। उसके बाद में देखिए 6 नंबर प्रश्न, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। का आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, खा चंडीगढ़ या गा दमन और दीव या घा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में जो साक्षरता दर है वो आपकी बात हो रही है, तो उनमें से आपका लक्षद्वीप सही विकल्प हो जाएगा का नंबर। ये आपको याद रखना है, 6 नंबर प्रश्न का सही विकल्प।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे को कैलकुलेट आप करते चलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 ही सेकंड लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बस आप टैप कर दीजिए वो लाल वाले बटन पर। तो देखिए 7वां क्या प्रश्न है कि किस प्रकार की बस्तियां सड़कों, नदियों और नहरों के किनारे होती है। क्या है, जो सड़कों, किस प्रकार की जो बस्तियां सड़कों, नदियों और नहरों के किनारे होती है। तो इनमें से आपका रेखीय हो जाएगा। मैं काफ़ी बार इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ। यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे या पुराने फैमिली होंगे तो ये आपको पता होगा, जो कि 7वें प्रश्न का रेखीय बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन नगर है। दिल्ली है, चंडीगढ़ है, या प्रयागराज है, या नैनीताल है। यहाँ पर पर्यटन नगर की बात हो रही है तो इनमें से आपका घ हो जाएगा, नैनीताल हो जाएगा। कितने स्टूडेंट का 8वें प्रश्न का सही विकल्प पता था, आप हमें इसका अलग से बताइएगा कि हमें इसका पता था ऑप्शन, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। इसको भी हमने काफ़ी बार बताया है अपने वीडियोज में, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 9th नंबर हमारा प्रश्न क्या आ चुका है स्क्रीन पर कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग, क्या है ब्रैकेट में आपका भाग्य में, इसके कुल भौम जल सौभाग्य क्या है, कुल भौम जल सौभाग्य है, संभाव्य है, ये ज़्यादा है। तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश या केरल में। 4 विकल्प है, बताइए स्टूडेंट 9th नंबर प्रश्न का। तो हमारे हिसाब से भैया तमिलनाडु इसका सही विकल्प हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, किस स्थान पर जो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया वो कौन सा स्थान है। तो यदि आपको पता है तो मैं बता दूं, इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा, हमने काफ़ी बार बताया अपने वीडियोज में, तो आपने देखा होगा। तो आपने क्वेश्चंस का, ये जो सारे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ स्टूडेंट, आपको मैं गलतफहमी से निकाल दूं कि ये सारे जो क्वेश्चन है आपके किसी बाहर से नहीं लिए गए, आपकी बुक से ही लिए गए। जो आपका NCERT का बुक है उसी से सारे क्वेश्चन के लिए गए हैं। आप जाएंगे अपने बुक्स में ढूंढेंगे तो सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो जो 10 नंबर प्रश्न में से आपका तारापुर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन है। क्या है, कौन जैविक संसाधन है बताइए। वायु है, लोहा है, सोना है, या वनस्पति है। 11 नंबर प्रश्न, इनमें से आपका घ हो जाएगा, वनस्पति बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का। 12 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, सारे क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट हो ना हो और काफ़ी आप अच्छा स्कोर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सारे क्वेश्चंस को नोट करते चलिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव से ही आपका जज कर लेता है कि कॉपी आपने किस प्रकार से आगे लिखी होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, सिंचाई आयोग ने, क्या है, सिंचाई आयोग ने आपका डॉट डॉट दिया है, इसी के अंदर जो है ऑप्शन आएगा, सही विकल्प आएगा। बेसूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया गया, इसमें आपका एक सही विकल्प है। 12 नंबर का स्टूडेंट आपका 1972 हो जाएगा सही विकल्प, जो कि 12 नंबर का है। अब देखिए इसको हम जो है प्रश्न के साथ में लेकर चलते हैं। देखिए क्या है, सिंचाई आयोग ने 1972 में सूखा संभावित क्षेत्रों का क्या है परिसीमन किया, सटीक बैठ गया, बताइएगा। लाइक इसी बात पर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। एक 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, वायु प्रदूषण नहीं होता है, किस क्षेत्र से नहीं होता है या किन से नहीं होता है। कारखानों के क्षेत्र में, या स्वच्छ वायु के क्षेत्र में, मलिन बस्तियों के क्षेत्र में, या बस अड्डों के पास। वायु प्रदूषण नहीं होता, यहाँ पर ये बात हो रही है। तो याद रखिएगा, इनमें से आपका जो स्वच्छ वायु के क्षेत्र है, यानी आपका खा वाला सही विकल्प हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। खा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए 14 नंबर प्रश्न स्टूडेंट स्क्रीन पर रहा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको भी आप तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ये सारा जो क्वेश्चन बता रहा हूँ कोई मेरे टेस्ट ही नहीं है, काफ़ी रिसर्च से इन सभी क्वेश्चन को अपने लेकर आया हूँ। तो रिसर्च काफ़ी लगी है, मेहनत भी काफ़ी लगी है इन सभी प्रश्नों को लिखने में। और आपके लिए जो दिन रात आप मेहनत करते हैं, तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टूडेंट कि लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी कराते रहेंगे। तैयारी जो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त कराएंगे, बस आप भी मेहनत कीजिए और हम भी कराते रहेंगे। तो 14 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक उदाहरण है। अम्ल वर्षा का कोई एक उदाहरण है, इसका भी सटीक उत्तर यदि आपको पता है तो बताइएगा। लेकिन यहाँ पर बात जो हो रही है कुछ किताबी भाषा का देखा जाए तो वायु प्रदूषण के हिसाब से अम्ल वर्षा का एक उदाहरण है 14 नंबर प्रश्न का। उसके बाद देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है।
जो इंदिरा गांधी नहर, इससे जो रिलेटेड है काफ़ी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो चाहे आपका सब्जेक्टिव है, अति लघु उत्तरीय हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, या उत्तर प्रदेश या गुजरात हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर जाती है किस राज्य से होकर? तो इनमें से आपका राजस्थान हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन, 15 का हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा दुर्ग नगर का उदाहरण है? क्या है? कोई एक है जो कि दुर्ग नगर का उदाहरण है। कौन है बताइए स्टूडेंट? का आपका हो जाएगा आगरा, खा हैदराबाद, गा जयपुर, या घा ये सभी। निम्न में से दुर्ग नगर का जो उदाहरण है कौन है बताइए। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम के ज़्यादा स्वीकृत है। 16 नंबर प्रश्न है, इसका आपका घा हो जाएगा, ये सभी हो जाएगी, जो कि दुर्ग नगर का उदाहरण है। आगरा भी हो जाएगा, हैदराबाद और जयपुर। 16 का आपका घा हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साक्षरता दर जो है सबसे अधिक की बात हो रही है, तो मिजोरम हो जाएगा, या केरल, या गोवा, या इनमें से कोई नहीं। एक विकल्प राइट है, बताइए अभी। तो इनमें से आपका केरल हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या, या सॉरी, सबसे अधिक साक्षरता वाला जो राज्य है भारत का, वो केरल है। 18 नंबर प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर रहा। क्या है? बलिद बस्तियां सर्वाधिक है किस राज्य में है? बलिद बस्तियां महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है, या केरल में है। 4 विकल्प है। बलिद बस्तियां की बात हो रही है, तो ये बताइएगा यदि आपको पता है। इसका भी सटीक आंसर हमने गूगल पर सर्च किया तो घुमा फिरा कर बता रहा था, लेकिन जो किताबी भाषा है वो आपका सही विकल्प हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि बलिद बस्तियां सर्वाधिक इसी राज्य में है, महाराष्ट्र में। तो 18 का सही विकल्प हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न बात। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या है स्क्रीन पर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं 19 नंबर प्रश्न कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक? 19 नंबर हमारा प्रश्न है कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो नगरीय जनसंख्या की बात हो रही है, तो नगरीय जो जनसंख्या है इसका जो अनुपात है सर्वाधिक है, तो किस में है ये बताना है। इनमें से आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि नगरीय जनसंख्या के अनुपात से हिसाब से देखा जाए महाराष्ट्र बिल्कुल राइट आंसर है। गूगल पर हमने इसको भी क्वेश्चंस को सर्च किया तो यहाँ पर तमिलनाडु बता रहा था, तो इसका भी सटीक उत्तर यदि आपको पता है तो बताइएगा, लेकिन किताबी भाषा से देखा जाए तो खावाला महाराष्ट्र है। गूगल पर सर्च किया तो दोनों, कहीं गोवा बता रहा था, कहीं तमिलनाडु। तो यदि आपको कन्फर्म है तो बताइएगा हमें सही उत्तर, क्योंकि हमें पता रही है। तो किताबी भाषा से तो महाराष्ट्र राइट आंसर है, तो हमने इस पर टिक लगा दिया है। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। भारत के किस राज्य में, क्या है 20 नंबर प्रश्न, कि भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है? आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, केरल में है, या तमिलनाडु है। 20 नंबर प्रश्न है केरल में से आपका सही विकल्प हो जाएगा, जो कि जन्म दर क्या है सबसे कम है। जन्म की जो जनसंख्या है, जन्म दर सबसे कम है केरल राज्य में भारत के। तो ये कंफर्म हो गया, 20 नंबर प्रश्न था, बता दिया। चलिए अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्या, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके जियोग्राफी में खासकर 2 नंबर का पूछा जाता है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, शायद ये 8 क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम यही पूछा जाता है, बस फर्क इतना है कि वो 1 नंबर का पूछा जाता है, ये आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। ज़्यादा इसका बड़ा आंसर आपको नहीं देना होता है, छोटा ही देना होता है। तो देखते हैं इसका जो प्रश्न है स्क्रीन पर रहा। ये पहला प्रश्न क्या है देखिए। सतलुज गंगा के मैदान में संघनन, क्या है, सतलुज गंगा के मैदान में संघन जनसंख्या के संकेंद्रण के कारण बताइए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई भी आप इसको सारे क्वेश्चन को ले सकते हैं क्योंकि पॉपुलर क्वेश्चन है। तो पहले का आपका राइट आंसर देखिए क्या है। समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी तथा उन्नत सिंचाई सतलुज गंगा के मैदान में संघन जनसंख्या के संकेंद्रण की प्रमुख कारण है, जो कि पहला हमारा प्रश्न है। और इसका भी आंसर आप देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा में नहीं दे रहे हैं क्योंकि 2 नंबर का है और 2 नंबर के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। पहला प्रश्न होगा, देख सकते हैं किसी प्रकार से आंसर है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या है हमारा। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत, दूसरा प्रश्न है कि आंतरिक प्रवास के अंतर्गत प्रवास को किन 4 धाराओं में विभक्त किया गया। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, जैसा कि हमने आपको आगे ही बताया, आपने देखा होगा, प्रश्न को पढ़ा होगा इस वीडियो में। तो जो हमारा दूसरा प्रश्न है, 4 जो धाराएं कौन से विभक्त है, तो इनमें से आपका पहला हो जाएगा ग्रामीण से नगरीय, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण, या नगरीय से ग्रामीण।
नगरीय से नगरीय, यहाँ पर ये आपका है। याद रखिएगा इनमें से आपका 4 जो है प्रवास के अंतर्गत जो 4 धाराएं विभक्त किए गए कुछ इस प्रकार से। तो दूसरा प्रश्न भी हमने बता दिया, आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप अभी तक कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे स्टूडेंट, तो रिक्वेस्ट है बैठ जाइए। बाद में कमेंट करके काफ़ी स्टूडेंट जब बताते हैं कि सर क्वेश्चन हमारा नहीं आया तो बहुत दुख होता है। यदि आपने पढ़ा नहीं हमने तो सारा क्वेश्चन कराया है, हमने एक वीडियो बनाया जिसमें हमने कॉपी किस प्रकार से लिखना है वो भी वीडियो हमने बता दिया है। और 90 टॉपिक लेकर आए जो कि ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप उन्हीं से को तैयार कर लेते हैं, उनमें से सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं, तो मेरी गारंटी कि आपका 80 से 85% मार्क्स तो पक्का ही हो जाएगा यदि आप सारे टॉपिक्स को बताते हैं, एक भी छोड़ते रही है। याद रखिएगा। तो दूसरा भी प्रश्न हमारा हो गया। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या आ जाता है। तो देखिए स्टूडेंट स्क्रीन पर हमारा आ चुका है, क्या है, तीसरा प्रश्न। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीसरा प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर और प्रश्न। मानव विकास की कुंजी किसे माना जाता है? तीसरा प्रश्न है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मानव विकास की यहाँ पर कुंजी की बात हो रही, तो किसे माना जाता है? तो इसका बताइए, आंसर दीजिए। तो देखिए भूख, गरीबी, दसता, बंधु आकरण, क्या है? भूख, गरीबी, दासता, बंधु आकरण, अज्ञानता, निरक्षरता और किसी की अन्य प्रकार की प्रबलता से मुक्त को मानव विकास की कुंजी माना गया है। तीसरा प्रश्न है, मानव विकास की जो कुंजी है किसे माना जाता है, ये देख सकते हैं। इसी प्रकार से आंसर देना है। ये क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी छोटा में भी पूछ लिया जाता है कि मानव विकास क्या है, मानव विकास से आपका आशय क्या है। तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से, मैंने आपको एक टॉपिक जो बताया है 90 टॉपिक ज्योग्राफी के, उसमें हमने हर बार यही बताया कि जो आपका चैप्टर है, चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप चैप्टर का नाम पता होगा और चैप्टर से रिलेटेड जब क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी माइंड में क्वेश्चन आंसर बनना स्टार्ट हो जाएगी, यदि आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा है। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर याद रही है, चैप्टर का नाम है आपको याद है कि इस चैप्टर यदि 10 नंबर चैप्टर है, 11 नंबर, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन का आंसर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है। भारत की ग्रामीण बस्तियों को बृहद तौर पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, इनके नाम बताइए। पहला आपका है गुच्छित, संकुलित, क्या है, संकुलित अथवा अकेंद्रित, क्या है, पहला गुच्छित, संकुलित अथवा अकेंद्रित। दूसरा आपका अर्ध गुच्छित अथवा विखंडित। तीसरा आपका पल्लीकृत तथा परिक्षिप्त अथवा एकाकी। तो ये आपका चौथे प्रश्न का जो कि क्या है, 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये कोई 4 वर्ग है जो कि ग्रामीण बस्तियों को 4 वर्गों में वर्गीकृत इस प्रकार से किया जाता है। तो चौथा प्रश्न का भी आंसर हमने बता दिया है। अब देखिए हमारा 5वां प्रश्न क्या है। लेगूडो, क्या है, 5वां प्रश्न है, लेगूडो व पश्च, क्या है, पश्च जल झीलों का जल लवण युक्त होते हुए भी इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है ये बता रहे हैं। 5वां क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मैंने क्वेश्चन लेकर आया हूँ हर एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन है, और जो पॉपुलर क्वेश्चन है उसी को हमने लेकर आया हूँ। आप इन सभी क्वेश्चन को अपनी बुक में भी ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा। तो 5वां क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है। केरल, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में लेगूनों व पश्च जल, क्या है, लेगूनों व पश्च जल झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन है। इन जलाशयों का जल खारा होते हुए भी, क्या है, इन जलाशयों का जो जल है खारा होते हुए भी मछली पालन, चावल की कुछ किस्मों, क्या है, जो चावल की कुछ किस्मों एवं नारियल की सिंचाई में इसका प्रयोग होता है, जो कि 5वां प्रश्न का सही उत्तर है। और देख सकते हैं किस प्रकार से जो लेगूनों व पशु जल झीलों का जल है वो इस प्रकार से उपयोग सिंचाई के लिए क्यों किया जाता है, इस प्रकार से किया जाता है। 5वां प्रश्न है, इसका आंसर आप लिख लीजिएगा अपनी किताब में, अपने कॉपी में, बुक में ढूंढिएगा, मिल जाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या गया है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, खनिज क्या है, क्या है, 6 नंबर हमारा प्रश्न है कि खनिज क्या है। अब इसका आंसर देखिए, छोटा में पूछा गया, ज़्यादा बड़ा में नहीं पूछा गया क्योंकि 2 नंबर का है, मैंने जैसे आपको बताया है। तो देखिए खनिज कार्बनिक अथवा अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म है। क्या है, जो खनिज है कार्बनिक अथवा अकार्बनिक उत्पत्ति की एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म होते हैं, ये खनिज है। ये आपको याद रखना है। कितना आसान है क्वेश्चन, इसका आंसर देख सकते हैं। खनिज का भी परिभाषा हमने बता दिया है। कभी कभी क्या होता है, छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जैसे खनिज,
इतना ही पूछ लिया गया तो काफ़ी स्टूडेंट घबरा जाते हैं। तो उसका मतलब होता है खनिज की परिभाषा या उसका उदाहरण, ये आपको याद रखना है। खनिज का परिभाषा या खनिज से आपका आशय क्या है, खनिज किसे कहते हैं, तो ये सारा क्वेश्चन का आंसर अति लघु उत्तरीय में इसी प्रकार से आपको देना है। अब देखिए हमारा 7वां प्रश्न आ चुका है। क्षयी संसाधनों के दो उदाहरण दीजिए। क्या है, जो क्षयी संसाधन इसके आपको कोई दो उदाहरण दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एक एक नंबर का आपको यदि जैसे हमारा है पहला, दो उदाहरण दे रहा है। पहला आपका हो जाएगा कोयला तथा दूसरा आपका पेट्रोलियम। तो इसमें आपका दो उदाहरण है, एक एक नंबर आपका दे दिया जाएगा। एक नंबर आपका कोयला पर, एक नंबर आपको पेट्रोलियम पर। तो इसी प्रकार से याद रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी कभी क्या होता है, एक एक नंबर का भी पूछ लिया जाता है। तो ये आपका क्या है, जियोग्राफी का, क्योंकि आपका जो लिखित परीक्षा होता है वो शायद 50 मार्क्स का ही लिखित परीक्षा होता है। आपका तो 10 मार्क्स आपके मानचित्र में रिलेटेड निकल, यानी मानचित्र से निकल जाते हैं। 8 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है और सारा क्वेश्चन जो होते हैं लिखित परीक्षा में पूछा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो देखिए 8वां प्रश्न क्या है हमारा, 7वां प्रश्न भी बता दिया। 8वां प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर क्या है, प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपी में आप लिख लीजिएगा इसका आंसर। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको बताना है। ये आपका सब्जेक्टिव यानी लघु उत्तरीय में भी इसका आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको भी आपको तैयार करके और याद करके जाना है। तो इसको भी चलिए अब देख लेते हैं क्या है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में क्या है, जो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में नहर द्वारा सिंचाई की प्रसार से इस प्रदेश की कृषि क्या है, जो सिंचाई के प्रसार है, इस प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने से बोए गए क्षेत्र का विस्तार हुआ है और एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हुई है। जो कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ये 8वें प्रश्न में बताया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। 2 नंबर का है, कभी कभी थोड़ा बड़ा भी पूछा जा सकता है, लेकिन इससे बड़ा आपको कुछ नहीं दे रहा है। 2 नंबर का प्रश्न इतना ही दे रहा है। उसके बाद में देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, जल प्रदूषण के 2 स्रोत बताइए। जो जल प्रदूषण है इसके आपको कोई 2 स्रोत बताना है। पहला आपका हो जाएगा अपरदन तथा दूसरा आपका क्या हो जाएगा, भूस्खलन। क्या है, भूस्खलन। जो दो प्राकृतिक स्रोत है जल के, अपरदन तथा भूस्खलन। 9 नंबर प्रश्न हो गया। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर का। जो मानव संसाधन है इससे आपका क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे जितने भी हम आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बता रहे हैं, एक एक चैप्टर के एक एक दो दो प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आपका सेक्शन बी से सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। पार्ट 1 का यदि आपने वीडियो बनाया था, यदि आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो यदि आप देखेंगे तो ये वीडियो आपको समझ में ऑटोमेटिक आने लगेगा, क्योंकि सेक्शन बी का है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर देखिए, मानव संसाधन से तात्पर्य किसी देश की जनसंख्या तथा उसकी कुशलता एवं उत्पादकता से है। क्या है, जो मानव संसाधन से जो तात्पर्य है किसी देश की जनसंख्या तथा उसकी कुशलता एवं उत्पादकता से है। 10 नंबर प्रश्न में हमने बता दिया है। चलिए देखते हैं जो हमारा अब आ जाता है क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है। तो उसको भी चलिए देख लेते हैं। देखिए अब हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले हमने अति लघु उत्तरीय का 10 क्वेश्चंस बताया जो कि क्वेश्चन विथ आंसर था। अब हमारा जो आ चुका है 4 नंबर का, जो कि जियोग्राफी में शायद ये 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय का। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि खंड खा का है। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका, भारत में जनसंख्या के घनत्व का स्थानिक विवरण या वितरण को विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद जो आपका पहला चैप्टर है उससे लिया गया है सेक्शन बी के। इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, भारतीय इतिहास में भारतीय प्रसार की मुख्य प्रसार तरंगों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी जो मैं क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय के बताऊंगा, हर एक चैप्टर की एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको बुक में ही देखने को मिल जाएगा। यदि आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है भैया, और 4 नंबर कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि 1 नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं, 1 नंबर से आप टॉपर भी बन सकते हैं।
ये आपको याद रखना है। तो एक एक नंबर आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, भारत में घटते लिंगानुपात के कारणों का उल्लेख कीजिए। तीसरा प्रश्न है, जो भारत में घटते लिंगानुपात है इसके जो आपको कारणों का उल्लेख करना है। 3 नंबर प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है तो इसका भी आपको उल्लेख कीजिए, या इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में घटते लिंगानुपात के 2 कारण बताइए। कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, लेकिन जो इसका आंसर होगा कोई एक ही होगा, सटीक उत्तर होगा। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो भारत में ग्रामीण बस्तियां हैं इसके प्रकारों को आपका वर्णन करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा नंबर, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, टिप्पणी लिखिए। क्या है, टिप्पणी आपको लिखना है। जल संरक्षण प्रबंधन या जल संरक्षण प्रबंधन किसे कहते हैं इसके बारे में बताइए। तो किसी भी या टिप्पणी लिखिए, जल प्रदूषण किसे कहते हैं, टिप्पणी लिखिए। वायु प्रदूषण क्या है, तो टिप्पणी लिखिए या निबंध लिखिए। सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका 6 नंबर या 4 नंबर में। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, जैसा कि आपने बताया सारा एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में खनिजों के वितरण को समझाइए। या क्या है, जो भारत में खनिजों के आपको वितरण को समझाना है, 6 नंबर प्रश्न है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। यदि आपका कमेंट करेंगे तो हम इसका भी आंसर लेकर आएंगे जल्दी, यदि आप कमेंट करेंगे, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है, इसी में आपको तैयारी जो होते हार्ड करनी पड़ेगी, तभी आप लेकर आएंगे काफ़ी अच्छे मार्क्स। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख। क्या है, जो पर्वतीय क्षेत्र है विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या विकास कार्यक्रम क्या है इसके बारे में बताइए। तो कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। फिलहाल आप इसका आंसर आप तैयार कर लीजिए पॉइंट वाइज के हिसाब से। जब भी आपका एक वीडियो बनाया है जिसमें जियोग्राफी की कॉपी किस प्रकार से लिखें और कौन कौन सी पॉइंट याद रखें, कौन कौन से आप हेडिंग लिखिए, हेडिंग के अनुसार आप जब लिखेंगी कॉपी तो काफ़ी बेटर लगेगी कॉपी, और एग्जामिनर को क्या होगा, पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 7वां भी प्रश्न हमारा हो गया। अब हमारा बचता है 8वां प्रश्न, क्योंकि जैसा कि हमने बताया हर एक चैप्टर के एक क्वेश्चन है। तो जो हमारा खंड खा का है इसमें 8 चैप्टर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए क्या है, भारत में जल प्रदूषण की समस्या का वर्णन कीजिए। 8 नंबर प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जल प्रदूषण की समस्या का वर्णन करना है, या वायु प्रदूषण की समस्या का वर्णन करना है, या जल प्रदूषण वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 क्वेश्चन था, हमने इसमें बता दिया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।